एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आतिशा सिंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विच इज योर फाइनल चैप्टर, जिसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। इस चैप्टर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने सर्टेन पार्ट्स को हाईलाइट कर रखा है। ये हाईलाइटेड पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर कि आप इसको साइड बाय साइड अपने एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर रहे हैं, सो दैट यू नो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिख के आने हैं अंडर ईच ऑफ द टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे मैंने सर्टेन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपको। नाउ दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर बेसिकली क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक। आई हैव मेड श्योर कि पूरे टॉपिक से ही मैं आपको क्वेश्चंस बना के दे दूं, सो दैट आपको एक क्वेश्चन करके आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको टॉपिक कितना आता है। सो वंस यू डू योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, योर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, यू कैन डेफिनेटली चेक दीज क्वेश्चंस आउट एज वेल। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसके अलावा अगर आप उनमें से एक है जिनको नोट्स से ज्यादा बेटर समझ में आता है, तो उनके लिए आपको नोट्स भी मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दीज नोट्स आर नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आपको साइकोलॉजी के विद इन जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी नोट्स मिल जाएंगे, एंड जितने मेजर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके भी चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड I hope that you continue watching this video. Now let us begin with this. सो ये बेसिकली जो चैप्टर है, इसका बेसिक फंडामेंटल जो हम लोग यहाँ पे थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, इट इज अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स बनते क्यों हैं, हम ग्रुप्स क्यों बनाते हैं, क्या ग्रुप्स टीम सेम होती है, व्हाट मेक्स अ ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम अ जनरल, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं साथ में आए उनको से कैसे हम लोग डिफरेंट करते हैं, एंड ऑल्सो ग्रुप्स बनते कैसे हैं, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है इंडिविजुअल के ऊपर, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो इन द लास्ट चैप्टर वी हैड कवर्ड about attitudes and बेसिकली एटीट्यूड्स के बारे में और वेरियस अदर सोशल बिहेवियर्स। इस चैप्टर में हम लोग ग्रुप फॉर्मेशन की बात करेंगे, विच इज अ वेरी प्राइमरी सोशल बिहेवियर जो इसमें हम एंगेज करते हैं। तो ये ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, काफी बेसिक सा है। तो लेट अस बिगिन विद दिस। अब ग्रुप होता क्या है एग्जैक्टली? एक ग्रुप जो होता है मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ 2 or more individuals who are interacting and interdependent, who have common motives and have a set of role relationship among its member and have norms that regulate the behavior of its members. Now I know ये थोड़ा सा लंबा हो गया डेफिनेशन, बट एक बार हम लोग ट्राई करते समझने का कि ये डेफिनेशन बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन शुरू होता है, अ ग्रुप में भी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम मतलब कि यह जो सिस्टम है इसमें स्कैटर्ड नहीं है लोग, यहाँ पे एक पर्पस से आए हैं, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक है, जब भी कोई ग्रुप फॉर्म होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है कि सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज देयर, कि ये एक हायरार्की है शायद से, या फिर हमको पता है कि कौन किस लेवल पे आता है, अगर लेवल्स हैं तो कौन से लेवल्स हैं, एंड वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद इन आवरसेल्व्स। तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, 2 और मोर लोगों का, ऑब्वियसली बिकॉज ग्रुप है तो 2 और मोर पीपल का हो रहा है, हु आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, और वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर पे। ठीक है, नॉर्मल अगर जो पीपल जब साथ में आते हैं, कलेक्टिव ऑफ पीपल, उससे ये डिफर कैसे करता है, बिकॉज यहाँ पे लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक कॉमन मोटिव होता है। यूजुअली ग्रुप्स जो बनते हैं उनका कोई कॉमन मोटिव होता है, या तो आपकी फैमिली एक ग्रुप है तो आपका फैमिली का एक मोटिव है, आपका रिलीजन का जो मोटिव होता है, या फिर आप क्लास में ग्रुप्स बनाते हो तो उसका मोटिव जो होता है, एंड एक सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप होता है। आपको पता है कि हर इंसान का क्या रोल है उसमें। ठीक है, जैसे मैं पहले बोल रही थी कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, एक हायरार्की होती है, सो दैट इज रिलेटेड टू दिस। हमें रोल्स पता होते हैं कि इंसान को कौन सा रोल कहाँ पे मिलेगा, एक इंसान क्या करेगा उस ग्रुप के विद इन, एंड नॉर्म्स जो रेगुलेट करते हैं हमारे बिहेवियर। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स आर बेसिकली अनरिटन रूल्स विच आर टू बी फॉलोड। ठीक है, कि इट इज अ नॉर्म हमारे इंडियन कल्चर में कि हमें एल्डर्स को मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दीज आर अनरिटन रूल्स, ये कहीं पे लिखे नहीं हुए हैं, बट एज अ कल्चर हम उसको फॉलो करते हैं। तो हर ग्रुप के भी अपने अपने रूल्स होते हैं कि वहां पे अपने आप को कंडक्ट कैसे करा जाए। तो दिस इज योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ ग्रुप इज अबाउट। ग्रुप के सर्टेन सेलिएंट फीचर्स होते हैं। सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले अ सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे को परसीव करते हैं एज बिलोंगिंग टू द ग्रुप। ठीक है, 2 से 3 इंडिविजुअल जो साथ में एक दूसरे को परसीव करते हैं कि हम लोग एक साथ बिलोंग करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव कॉमन मोटिव गोल्स होते हैं, समझ में आ गया। इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब कि जो भी एक इंसान करेगा उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर आएगा। इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू सैटिस्फाई अ नीड थ्रू देयर जॉइंट एसोसिएशन। एक इंसान ग्रुप को ज्वाइन क्यों करेगा? क्योंकि कोई उनके पास एक नीड होगी जो फुलफिल नहीं हो रही है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक इंसान ग्रुप ज्वाइन करता है। जैसे आप क्लास में कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो बिकॉज आपको दोस्त बनाना है, या फिर आप कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो बिकॉज आपको पढ़ाई करनी है, तो उसमें पढ़ाई में नोट्स शेयर करना है, तो वो वाली चीजें हो जाती हैं। एंड गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद वन अनदर
डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली एक दूसरे से वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, या फिर इनडायरेक्ट मीन्स है कि उसको जाके बता दो कि ये ऐसा काम करो। बट मोस्टली हम देखते हैं कि ग्रुप में डायरेक्टली ही इंटरेक्शन होता है। एंड अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हुज इंटरेक्शंस आर स्ट्रक्चर्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स, जैसे मैंने बताया कि सबको पता होता है कि क्या रूल्स फॉलो करने, क्या नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं यहाँ पे। अब जो ग्रुप्स होते हैं दे कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। क्राउड जैसे होता है। अब क्राउड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब सॉरी नॉट ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल हु मे बी प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस या सिचुएशन में बाय चांस, ठीक है। बाय चांस पीपल आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई रोड में कुछ चीज होती है, कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है, तो जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं बाय चांस, तो दैट इज अ क्राउड। अब क्राउड में क्या होता है? कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। कोई फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होती कि वाह हम सब साथ में, नहीं। बिहेवियर जो होता है क्राउड में लोगों का इरैशनल होता है, ठीक है। कोई इरैशनल बिहेवियर के साथ आते हैं वो लोग। वो कुछ रैशनली नहीं सोच रहे होते, कि कोई पर्पस के साथ नहीं एक्ट कर रहे होते, और कोई सॉर्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी भी नहीं होती कि दूसरा लोग जो काम करेंगे क्राउड में उससे मुझे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्राउड जो होता है काफी अनस्ट्रक्चर्ड होता है उस वे में। अब टीम्स क्या होती हैं? टीम्स ग्रुप्स होती हैं। टीम्स स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप्स होती हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ जो टीम होते हैं दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल और पर्पस। तो फॉर एग्जांपल टीम इंडिया की बात ले लेते हैं अगर क्रिकेट में, तो यहाँ पे हमारे स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं नेचर में, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वी हैव बैटर्स ऑल्सो, ठीक है, जो बैटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। वी हैव बॉलर्स ऑल्सो, जो बॉलिंग में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड वी हैव ऑलराउंडर्स। इससे क्या होता है कि जो बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं वो एक साथ आके एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम बनाते हैं। इन दोनों के स्किल्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, मतलब कि एक के साथ एक अच्छा जाता है, वो अच्छे से बैठ जाते हैं। वी मेक ईच अदर स्ट्रॉन्गर। एंड उनका एक ऑब्वियसली कॉमन गोल होता है विच इज टू विन द क्रिकेट मैचेस जो होते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पे अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। जो भी एक्टिविटी करेंगे अकाउंटेबल है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने ये क्या किया। तो जब भी कुछ भी जैसे मैच हारते हैं हम लोग, तो अकाउंटेबिलिटी होता है, कैप्टन के पास जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कोच के पास जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे टीम्स में एक पॉजिटिव सिनर्जी होती है, अटेन्ड थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ द मेंबर्स। इसका मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, सिनर्जी एज एन लाइक साथ में आके कुछ ऐसा एक वो आ जाता है कि हमको आगे कुछ काम करना है। वो तब आता है जब आपके मेंबर्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाता है ग्रुप्स और टीम्स के बीच में? ग्रुप्स में जो परफॉर्मेंस होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, और यहाँ पे जो टीम्स होती हैं यहाँ पे भी इंडिविजुअल मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली डज मैटर, बट उसके साथ टीम वर्क भी मैटर करता है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है कि ग्रुप में हर इंडिविजुअल का इंडिविजुअली हमने वो जो कंट्रीब्यूशन है उसको मिला के रख दिया, पर टीम में इंडिविजुअल आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है, बट आप टीम एफर्ट में आके जब साथ में मिलके कोई काम पे का वर्क करते हो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये नहीं है कि आप अगर विराट कोहली है तो उसने अपनी बस बैटिंग कर ली, अपने लिए सेंचुरी मार दिया, फर्क नहीं पड़ा कि इंडिया जीत रही या नहीं। नो, ही हैज टू मेक श्योर दैट ही इज प्लेइंग फॉर द कंट्री फर्स्ट। द मैच पहले कंट्री का है, फिर उसके बाद उनका है। दिस इज व्हाट इट इज। अब ग्रुप्स में क्या होता है कि जो लीडर होते हैं और हुएवर इज हेडिंग द ग्रुप होल्ड्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द वर्क, ठीक है। जो भी हेड होता है ग्रुप का वो अकाउंटेबिलिटी होल्ड करता है। टीम्स में भी हेड होते हैं जो अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हैं, बट टीम एज अ होल अपने आप को भी अकाउंटेबल रखती है। सिर्फ एक इंसान पे पूरा बोझ नहीं आता है। एवरीबडी होल्ड्स देमसेल्व्स अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर एक्शंस दे इंडल्ज। एक ऑडियंस से कैसे डिफरेंस होता है? तो अस ऑडियंस, जैसे अगर कोई क्रिकेट स्टेडियम में आप जाते हो तो अब जो पूरा ऑडियंस होता है, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम अ ग्रुप और हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम अ क्राउड दैट वे? तो ऑडियंस में क्या होता है, दे आर जनरली पैसिव इन नेचर, ठीक है। वो पैसिव होते हैं, ज्यादा एक्टिवली वो गेम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट कभी कभी वो फ्रेंजी में हो जाते हैं, ऑब्वियसली मॉब्स बन सकते हैं। मॉब्स क्या होता है? मॉब्स में एकदम जब लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं एंड लड़ाई होती है, तो दैट इज मॉब। जब एक कलेक्टिव ऑफ पीपल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके एक दूसरे को मारने लग जाता है, यहाँ पे एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होता है मॉब्स में। वो पर्पस यूजुअली वायलेंस होता है कि सामने वाले को हर्ट करना है वगैरह। तो ये यहाँ पे एक सेंस ऑफ पोलराइजेशन आ जाता है अटेंशन का। पोलराइजेशन इन अटेंशन मतलब कि एक जगह पे ही अटेंशन फोकस कर देते हैं, और जो लोगों का एक्शन होता है वो एक डायरेक्शन में ही होता है। मॉब बिहेवियर में बेसिकली एक होमोजिनिटी होती है ऑफ थॉट की, एंड बिहेवियर इम्पल्सिवली करते हैं लोग। होमोजिनिटी ऑफ थॉट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यही, अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया कि ऑडियंस में कभी कभी इंडिया का मैच चल रहा है एंड इंडिया बहुत पुअर खेल रही है, या फिर कोई और कंट्री वाला इंसान मजाक उड़ाने लग जाता है, तो लोग मॉब बिहेवियर में टर्न
कर जाते हैं कि यू नो वो मतलब एक गुस्से में आ जाते हैं, एक सेंस ऑफ यहाँ पे पर्पस क्या हो जाता है कि हमको इंडिया का प्राइड बचाना है, ये सामने वाला हमारा मजाक कैसे उड़ा सकता है। तो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक पोलराइजेशन हो रहा है उनके अटेंशन का कि इसने हमारा मजाक कैसे उड़ाया, एंड यहाँ पे होमोजेनिटी है थॉट की कि यू नो कि नोबडी कैन मेक फन ऑफ आवर कंट्री, ऐसे नहीं कर सकते हैं, एंड यहाँ पे इम्पल्सिवली बिहेव कर जाते हैं, तो कभी कभी यू नो एक दूसरे को मार धाड़ भी हो जाती है इस जगह में। तो दिस इज व्हाट अ मॉब इज। तो एन ऑडियंस माइट टर्न इनटू अ मॉब, नॉट ऑलवेज। अब लोग जो ये ग्रुप्स होते हैं इनको ज्वाइन क्यों करते हैं? आप लोग ने भी कभी कभी अपने ग्रुप्स को ज्वाइन किया होगा, ठीक? क्यों करते हो आप उन पर्टिकुलर ग्रुप्स को ज्वाइन? हम लोग रिलीजन को क्यों ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों ज्वाइन करते हैं? इन सब के पीछे रीजन क्या होता है? यहाँ पे आपके सर्टेन रीजंस गिवन है। सबसे पहले इज सिक्योरिटी। आप जब ग्रुप्स में होते हो यू आर मोर सिक्योर देन जब आप इंडिविजुअल होते हो। जब इंडिविजुअल होते हो तो आपके पास जितने भी सॉर्ट ऑफ डेंजर्स होते हैं, यू नो एक्चुअल डेंजर्स या फिर इमोशनल प्रॉब्लम जो अराइज होंगे, आपको सबसे खुद डील करना पड़ेगा। ग्रुप में यू हैव दैट सिक्योरिटी, यू नो लोग हैं आपके साथ। स्टेटस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट हो जो बहुत ही ज्यादा यू नो लोग उसको परसीव करते कि वाओ ये लोग बहुत ही ज्यादा इनका हाई स्टेटस है बिकॉज इनके पास ज्यादा पैसा है या फिर इनके पास ज्यादा पावर है, देन यू स्टार्ट फीलिंग यू नो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो यहाँ पे टू बी रिकॉग्नाइज एंड टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप आप तब बनते हो जब आपको स्टेटस भी चाहिए होता है। सेल्फ एस्टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप, बिकॉज यू नो बीइंग अ मेंबर ऑफ अ प्रेस्टिजियस ग्रुप एनहांसेस वन सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी ग्रुप में हो जो जेन्युइनली बहुत अच्छा है, जैसे कि अगर आपने अपने क्लास का यू नो ऐसा ही ग्रुप ज्वाइन कर लिया जहाँ पे सब लोग बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे रिटन ग्रुप है, अगर आपके क्लास का कोई राइटिंग ग्रुप करके हो गया या फिर डिबेट ग्रुप होते हैं जो, तो वो ज्वाइन कर लिया तो आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है कि ओके वाओ आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, कि मैं इस यू नो सोसाइटी में या क्लब में हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे को एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में इनहैंस हो जाता है। इसके बाद सेटिस्फैक्शन ऑफ योर साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। अगर कोई इंसान लोनली फील कर रहा है, ऑब्वियसली अटेंशन कम मिल रहा है, दे वांट टू फील लव्ड एंड बिलोंग्ड, देन आल्सो दे जॉइन ग्रुप। गोल अचीवमेंट में काफी काम आता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं जो आप ज्वाइन करते हो जहाँ पे लोग नोट्स शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो दैट इज बिकॉज यू वांट टू अचीव अ सर्टेन गोल, दैट इज यू नो कि मार्क्स अच्छे लाने हैं मेरे को इस पर्टिकुलर एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल। तो वो गोल अचीवमेंट में भी हेल्प करता है, एंड ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। वही यहाँ पे भी एग्जाम्पल हो जाता है कि अगर कोई इंसान किसी भी स्कूल में कोई सोसाइटी या क्लब को ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन जाननी है कि दिस इज अ न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन ग्रुप या फिर ऐसे कुछ करके, तो वहां से उनको इन्फॉर्मेशन के लिए भी लोग कई बार ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बन जाऊंगी देन आई विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ से आपके ये बेसिक रीजंस होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिक्योरिटी, स्टेटस, सेल्फ एस्टीम, सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, गोल अचीवमेंट और प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अब ग्रुप फॉर्मेशन की बात करते हैं, ग्रुप बनते कैसे हैं? ठीक है, तो ग्रुप फॉर्मेशन में कहीं सारी चीजें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऐसी कंडीशन होना जरूरी होता है। सबसे पहला इस प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब पास पास। तो जो लोग पास रहते हैं वो ज्यादा बेटर फ्रेंड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने नोटिस किया अगर जो लोग सेम सोसाइटीज में रहते हैं वो यूजुअली ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं एज कम्पेयर टू समबडी जो बहुत दूर दूर सोसाइटीज में रहता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज आप रिपीटेड इंट्रैक्शन करते हो एक इंसान के साथ, रिपीटेड इंट्रैक्शन करते हो तो उससे आपको चांस मिलता है टू नो देम, एंड यू नो यू कैन नो देयर इंटरेस्ट, देयर एटीट्यूड्स, एंड देन उसके बाद प्रॉक्सिमिटी से ऑब्वियसली आपकी ज्यादा फॉर्मेशन स्ट्रांग हो जाती है ग्रुप की। तो प्रॉक्सिमिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाता है ग्रुप फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली सिमिलैरिटी। अगर आप लोग सिमिलर हो गए एक दूसरे से देन यू आर मोर लाइकली टू बी इन अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, है ना? जब भी आप किसी भी इंसान से मिलते हो एंड यू नोटिस कि अगर आपके बीच में सिमिलैरिटीज है बहुत ज्यादा, देन यू आर मोर लाइकली टू बी विद देम एंड स्टिक अराउंड विद देम। सो दैट इज व्हाट सिमिलैरिटी इज ओवर हियर अबाउट। अब लोग सिमिलर पीपल के साथ क्यों प्रेफर करते हैं ना? एक एक्सप्लेनेशन इज दैट पीपल प्रेफर कंसिस्टेंसी एंड लाइक रिलेशनशिप विच आर कंसिस्टेंट। तो जब लोग सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर व्यू शेयर करते हैं, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है कि हाँ इसको भी क्रिकेट पसंद है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, जब भी कोई भी वर्ल्ड कप चल रहा होगा तो साथ में आके क्रिकेट देखेंगे। तो वो कंसिस्टेंसी है आपके पास, तो वो एक रीजन हो जाता है कि हाँ यहाँ पे सिमिलैरिटी इंपॉर्टेंट होती है। अदर एक्सप्लेनेशन बाय साइकोलॉजिस्ट इज दैट व्हेन वी मीट सिमिलर पीपल they reinforce and validate our opinions and our values and we feel them right and thus we start liking them.
अगर आप किसी इंसान से मिलते हो जिसको आपके ओपिनियंस पसंद है कि हाँ मेरा भी फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है, अरे मेरा भी फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है, तो आपका जो ये बिलीफ है कि शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर वो री जाता है और वो ज्यादा आपको वो वैलिडेशन मिल जाता है कि अच्छा हाँ लोग वह जो मेरे इस बिलीफ को सपोर्ट करते हैं, देन यू आर मोर लाइकली टू बी फ्रेंड। तो ये दो रीजन है कि वाई पीपल प्रेफर टू हैंग आउट विद पीपल जो उनसे सिमिलर हो, एंड उसी दौरान से वो ग्रुप फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है सिमिलैरिटी। नेक्स्ट हो जाता है ऑब्वियसली कॉमन मोटिव एंड गोल। जैसे मैंने कहा लोग ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं विद अ गोल, हर ग्रुप का कोई ना कोई गोल होता है, एंड जब लोगों के कॉमन गोल्स होंगे, कॉमन मोटिवेशन होगा, तभी वो आके एक ग्रुप को बनाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जैसे होमवर्क बनाना, है ना, तो एट अ बिगर लेवल पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी इसका एक एग्जाम्पल बन के आती है। अब स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, तो ये प्री रिक्विजिट्स थे ग्रुप फॉर्मेशन के, ये हेल्प करते हैं ग्रुप फॉर्मेशन में। बट ग्रुप फॉर्मेशन का स्टेजेस क्या होता है? ग्रुप फॉर्मेशन में भी एक स्टेप बाय स्टेप एक पैटर्न होता है। इट इज नॉट लीनियर इन नेचर, वो आगे पीछे होता रहता है, बट दिस इज इन जनरल हाउ इट गोज। अब ये जो ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेजेस हैं ये टकमैन ने दिए थे, एंड इन्होंने 5 डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस बोले। तो ये नाम याद रखिएगा, टकमैन ने, जिन्होंने 5 डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस बोले। सबसे पहले तो ग्रुप फॉर्मेशन में आप जब ग्रुप में आते हो, सबसे पहले आपको बहुत अनसर्टेनिटी होती है कि ये क्या है, लोग कैसे हैं, काफी अप्रीहेंशन होता है, आप असेस करते हो अपने आप को, दूसरे लोगों को, आप सोचते हो कि क्या इस ग्रुप में मैं फिट इन कर पाऊंगी, क्या ये लोग मेरे जैसे सोचते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मिंग स्टेज। जब फॉर्म ही हो रहा होता है, काफी अप्रीहेंशन, काफी एक्साइटमेंट होती है स्टेज में। इसके बाद आता है आपका स्टॉर्मिंग स्टेज। तो स्टॉर्मिंग स्टेज में आपका आता है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की हम लोग ग्रुप में कैसे रहेंगे, ग्रुप में गोल्स क्या होंगे हमारे, उन गोल्स को अचीव कैसे करेंगे, रोल्स क्या होंगे, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे। तो ये सारी जो चीजें होती है, जो डिबेट्स होती हैं, ये आपके स्टॉर्मिंग ग्रुप में आता है। एक बार ये स्टॉर्मिंग ग्रुप को आप ओवरकम करोगे तो आपकी एक हायरार्की बन जाती है लीडरशिप की। ठीक है, यूजुअली आप देखोगे जो लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं डिसीजंस में, दे आर मोर लाइकली टू टेक द अपर पोजिशंस। तो जो ज्यादा बोलता रहेगा, जो ज्यादा अपना पॉइंट्स शेयर करता रहता है, वो ऊपर ऊपर जाता रहता है, एंड जिसके पॉइंट ऑब्वियसली नॉट जस्ट ज्यादा बट आर मोर वैलिड ऑल्सो, तो वो हायरार्की में ऊपर आ जाते हैं, एंड देन उसके बाद वी टेंड टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर। तो स्टॉर्मिंग से एक हायरार्की भी क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्मिंग के स्टेज में। नॉर्मिंग जैसे नाम सजेस्ट करते हैं, नॉर्म्स बनाना, कौन कौन से रूल्स है जो हम फॉलो करेंगे। क्या हम लोग इस ग्रुप में कुछ भी कपड़े पहन के घूम सकते हैं या फिर सिर्फ फॉर्मल कपड़े पहनेंगे? क्या इस ग्रुप में हम लोग मिलने से पहले कुछ प्रेयर वगैरह करेंगे, या फिर हम लोग बस ऐसे ही बात करना शुरू कर देंगे? तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो आपकी नॉर्मिंग में आ जाएगी कि ग्रुप में बिहेवियर हमारा कैसे होना चाहिए। फोर्थ स्टेज होती है जो आपकी होती है परफॉर्मिंग। अब ग्रुप अगर बना है तो किसी मोटिव से बना होगा, किसी गोल से बना होगा, तो उस गोल को परफॉर्म करना, उसे एग्जीक्यूट करना इस स्टेज में आ जाता है। यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स अचीविंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप। एंड फाइनल जो स्टेज है, दिस इज नॉट समथिंग विच ऑल ग्रुप्स हैव, बट थोड़े ग्रुप्स में होता है, जिसको कहते हैं एडजॉइनिंग स्टेज। जैसे कि अगर आपने कोई आपके स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे फेस्ट होते होंगे, कॉम्पिटिशन होते होंगे, ठीक है, तो जब स्कूल में आपके कॉम्पिटिशन होते हैं तो आप ग्रुप बनाते हो, एक कमेटी बनाते हो कि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैं, हम लोग इस कॉम्पिटिशन को होस्ट करेंगे, एंड आप सारा काम करते हो, पूरा ग्रुप फॉर्मेशन का स्टेजेस खत्म करते हो, एंड एक बार काम खत्म हो जाता है तो ओसी डिसबैंड हो जाता है। डिसबैंड मतलब एडजॉइन, अब यहाँ पे खत्म, इसके आगे हम लोग काम नहीं करेंगे बिकॉज अब हमारा गोल अचीव हो गया है, हमें बस कंपटीशन रखना था, कंपटीशन हो गया। दैट इज एडजॉइनिंग स्टेज। जब एक बार आपका पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है, ग्रुप गेट्स डिसबैंडेड। हाउएवर बहुत सारे ग्रुप्स जैसे रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स जैसे आपकी फैमिली, हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा पर्पस, हमारा गोल होता है ऑब्वियसली टू स्टे टुगेदर, टू बिलोंग, बट हम लोग एडजॉइनिंग फेज में कभी नहीं आते हैं। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप्स में देखने को मिलता है। और ये जो चीज है ये सिस्टमैटिक जरूर होती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब वो बहुत रिजिड होती है। ये जो स्टेजेस हैं, कभी कभी लोग आगे पीछे भी होते रहते हैं कि नॉर्म पहले बन गए, फिर उसके बाद फिर से स्टॉर्मिंग हो रही है, फिर से उसके बाद लोग नॉर्म कर रहे हैं, फिर से लोग फॉर्मिंग स्टेज में आ रहे हैं। तो आगे पीछे होता रहता है लोगों का, डिपेंडिंग ऑन वेर एवर दे आर इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अब जो ग्रुप होता है उसमें एक स्ट्रक्चर भी होता है, जो ग्रुप्स आप बनाते हो वहां पर एक स्ट्रक्चर भी फॉलो करते हो। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले रोल्स। रोल्स का क्या मतलब होता है? सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन दैट इंडिविजुअल इन अ गिवन सिचुएशन
आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस। सोशली हमने डिफाइन किया है उस एक्सपेक्टेशन को कि तुम एज अ लीडर ऑफ दिस ग्रुप आर सपोज टू मेक श्योर कि सब अपना काम करे, सबको काम डिवाइड करना तुम्हारा काम है, इंश्योर करना कि काम का क्वालिटी अच्छा है, तो ये जो चीजें हैं ये तुम्हें करना है, दैट इज योर रोल। वो सोशली डिफाइंड है, ठीक है, हम सब मिलके बना रहे हैं, तभी हम सोशली डिफाइन कर रहे हैं उस चीज को। एंड यहाँ पे सर्टेन रोल एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ समवन इन अ पर्टिकुलर रोल। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है देन यू वुड एक्सपेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। अब उनको ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो बहुत ही ज्यादा चिल एंड लेड बैक एटीट्यूड है, नो, दे हैव टू हैव अ सर्टेन वैल्यूज एंड सर्टेन बिहेवियर उनका होना चाहिए। दैट इज व्हाट रोल एक्सपेक्टेशन इज अबाउट। नॉर्म्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होता है, दे आर एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड बिलीव्स एस्टैब्लिश्ड अग्रीड अपॉन एंड एनफोर्स्ड बाय ग्रुप्स, कि हमको ऐसे बिहेव करना है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है, दिस इज एक्सपेक्टेड कि सब ऐसे बिहेव करेंगे, एंड एक स्टैंडर्ड है क्योंकि ये हम लोग आइडियली ऐसे बिहेव करना चाहिए, एंड बिलीव जो एस्टैब्लिश भी हम करते हैं, अग्री भी हम करते हैं और एनफोर्स भी हम ही करते हैं। तो अनस्पोकन यूल या फिर अनरिटन रूल होते हैं ये। इसके अलावा आपका आ जाता है स्टेटस। तो स्टेटस का मतलब होता है relative social position to other groups, कि our group has a higher status than their groups। तो एक relative position आ जाती है, relative मतलब in relation to other people। अब ये या तो ascribe हो सकती है, मतलब कि किसी इंसान को दे दी seniority से कि ये इंसान सबसे सीनियर है उसको दे दो, या तो अचीव कर सकते हो आप। अचीव मतलब कि जैसे कि क्लास में आपने अचीव किया बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाके, तो आई गेस थोड़े स्कूल्स में होता है कि जो ए सेक्शन होता है उसमें सारे टॉपर्स को बिठाते हैं, ऐसे ऐसे करके चला जाता है, तो आप अगर अचीव करते हो तो उन आगे आगे सेक्शंस में होते जाते हो। तो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अस्क्राइबिंग। तो ये दो तरीके होते हैं आपके। इसके बाद आ जाता है कोहिसिवनेस। कोहिसिवनेस मतलब कोहिशन, साथ में रहना, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, आपको बाइंड कर देना, म्यूचुअल अट्रैक्शन रहना अमंग ग्रुप मेंबर्स। एंड जो ग्रुप्स में ज्यादा कोहिशन होता है दे आर मोर लाइकली टू स्टे टुगेदर देन ग्रुप्स जिनमें कम कोहिशन होता है, बिकॉज अगर आप बिलोंगिंगनेस फील करोगे अपने ग्रुप के साथ देन यू आर मोर लाइकली टू स्टिक अराउंड इन दैट ग्रुप, सो दैट इज अ वी फीलिंग। हाउएवर कोहिशन हमेशा एक अच्छी चीज नहीं होती है, इसके भी ड्रॉबैक्स होते हैं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इज ग्रुप थिंकिंग। ग्रुप थिंकिंग क्या होता है ये यहाँ पे बॉक्स में बनाया हुआ है। अब ग्रुप थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इरविंग जैनिस ने दिया था, एंड इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये कहते हैं कि जब लोग एक साथ होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कोहेशन होता है पूरे ग्रुप में, सब एक दूसरे से अग्री कर रहे होते हैं, सबको पता होता है कि अच्छा हाँ हम लोग साथ में हैं, उस ग्रुप में ग्रुप थिंकिंग एक तरीके का फिनोमेना होता है जो अराइज करता है। अब इस फिनोमेना में क्या होता है, सब एक दूसरे से अग्री करते हैं, यूनानिमसली अग्री करते हैं, हम सब एक साथ में अग्रीमेंट में रहते हैं और कोई कॉन्ट्रोडिक्शंस नहीं रेज करता है। तो अगर कुछ भी इशू आता है सब हाँ 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 कर उसको सॉल्व कर देते हैं, पर कोई ऑपोजिशन नहीं रेज करता है। अब ये सिचुएशन कितना डेंजरस हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे ईच मेंबर बिलीव्स दैट सब लोग जो है वो हम लोग अग्री करते हैं इस पॉलिसी से, कोई डिसेंडिंग ओपिनियन नहीं आता है आपका। तो यहाँ से क्या हो जाता है, आपका सेंस ऑफ पावर जो होता है कि आपको लगता है कि हाँ हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, वो एग्जैजरेट हो जाता है, कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की पावर हो जाएगी सिचुएशन में, जो जरूरी नहीं है। इसके साथ अगर सब लोग हाँ में लाएंगे तो आप इग्नोर कर सकते हो छोटी छोटी डिटेल्स को। अगर जैसे आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है एंड आप एक दूसरे को दोगे कि यार एक बार फाइनल फीडबैक ले लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, एंड सब हाँ में लाएंगे कि हाँ ठीक है, और कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, देन आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें सर्टेन लूप होल्स हो सकते हैं जो आपकी टीचर पॉइंट आउट करेगी, बट आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप ग्रुप थिंकिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे ग्रुप थिंकिंग ये हो जाती है कि सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कोई डिसेंटिंग व्यू दे नहीं रहा है। इट इज मोर लाइकली टू अकर इन सोशली होमोजीनियस ग्रुप। अब अगर आप हेट्रोजीनियस हो, डाइवर्स हो, तो एक डाइवर्सिटी आ जाती है, आपके अस वर्सेस देम फीलिंग आ जाती है, तो आप यू आर मोर लाइकली टू पुट योर पॉइंट। बट अगर आप सब लोग सेम लोग हो, होमोजीनियस हो, तो ग्रुप थिंकिंग इज मोर लाइकली टू अटेंड। ठीक है, कोहेसिवनेस में ज्यादा होती है, दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइडर्स एंड हैव नो ट्रेडिशन ऑफ कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव्स। इसमें ग्रुप थिंकिंग ज्यादा अकर करता है। यहाँ पे उन्होंने एक वियतनाम वॉर का एग्जाम्पल दे रखा है एंड कैसे उसमें ग्रुप थिंकिंग अकर हुआ था।
अब ग्रुप थिंकिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले बाय इंकरेजिंग एंड रिवॉर्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग होता है कि कोई भी आपके सामने प्रेजेंट किया गया है चीज को, उसके बारे में सोचना, उसे इवैल्यूएट करना, क्या ये सही है, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में मिनट डिटेल्स जो होती हैं उसको उसके ऊपर गो थ्रू करना, दैट इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज। सेकेंड इज टू encourage ग्रुप्स टू प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। एक हमने ये चीज कर ली प्रोजेक्ट में, हमने ये पर्टिकुलर मशीन्स यूज कर लिए, क्या हम दूसरे मशीन्स भी यूज कर सकते थे इस चीज में, ये ऐसे सोचना। इनवाइटिंग आउटसाइड एक्सपर्ट्स टू इवैल्यूएट द ग्रुप डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी हम अपने में ही रह के ना ओवरलुक कर लेते हैं सर्टेन चीजों को, पर जब बाहर से एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जिसको हम कहते हैं जब आता है, देन हमको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है विच कैन हेल्प अस ऑब्वियसली मेक बेटर डिसीजंस। एंड फाइनली एनकरेजिंग द मेंबर्स टू सीक फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड अदर्स। तो एनकरेज करना एक दूसरे को कि फीडबैक लो, एंड देन एक दूसरे को क्रिटिकली थिंक भी करो। तो ये सारी जो 4 चीजें यहाँ की जो मेंशन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग ग्रुप थिंकिंग। अब जो ग्रुप्स होते हैं उसके भी वेरियस टाइप्स होते हैं, थोड़े ग्रुप स्मॉल होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। बट यहाँ पे 3 बेसिक कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स को: प्राइमरी, सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। तो सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब सबसे सेंट्रल जो होता है, एंड सेकेंडरी बाकी ग्रुप्स। तो प्राइमरी ग्रुप्स ऑब्वियसली आपके लाइफ में ऐसे ग्रुप्स हो जाते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग करते हैं, ठीक है, आपके पास चॉइस नहीं होती, आप उसी में बॉर्न होते हो, जैसे कि आपकी ऑब्वियसली फैमिली। तो फैमिली एक हद तक प्राइमरी ग्रुप हो जाती है। रिलीजन भी काफी हद तक प्राइमरी ग्रुप है, बट नाउ इट इज ऑल्सो बिकमिंग सेकेंडरी बिकॉज पीपल आर चूजिंग देयर रिलीजन रादर देन स्टिकिंग अराउंड टू द रिलीजन जिसमें वो बॉर्न हुए थे। तो प्राइमरी ग्रुप इज बेसिकली कौन से कंट्री में आप बॉर्न हुए हो, ठीक है, आप इस लैंड में बॉर्न हुए, कौन से रेस में बॉर्न हुए हो, कौन से फैमिली के वजह से बॉर्न हुए हो, दैट इज योर प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप इज दिस काइंड ऑफ अ ग्रुप विच इज आप इसमें चॉइस करके आते हो। तो जैसे कि इंडिविजुअल अपने चॉइस से ज्वाइन करता है कौन कौन सी ग्रुप, जैसे क्लास में कोई ग्रुप है, आपके कॉलेज में कोई ग्रुप है, आपके स्कूल में कोई ग्रुप है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है आपको, तो ये सारी चीजें आपके आ जाती है सेकेंडरी ग्रुप में। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आप ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से, प्रॉक्सिमिटी ज्यादा होती है आपकी, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ज्यादा होती है, वार्म इमोशनल ज्यादा रहते हैं और सेंट्रल होता है एक इंसान के फंक्शनिंग में। प्राइमरी ग्रुप का होना है किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है टू फंक्शन प्रॉपरली इन एनी गिवन सोसाइटी। However, in contrast to that, secondary groups are those relationships among which people जो मतलब होते हैं, they are more impersonal in nature, indirect होता है और उतना ज्यादा मुलाकात नहीं होती है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर आपने कोई डांस ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, उतना ज्यादा आप शायद से उसके साथ आपका बॉन्ड ना हो जितना आपका फैमिली वगैरह के साथ होता है। तो दैट इज वाई इट्स स्लाइटली इम्पर्सनल, इनडायरेक्ट ज्यादा होता है और लेस फ्रीक्वेंटली मिलना होता है ऑब्वियसली इन दैट रीजन। प्राइमरी ग्रुप्स की जो बाउंड्रीज होती हैं आर लेस परमिएबल, आप ऐसे ही अपने फैमिली को नहीं छोड़ के जा सकते हो, बट जो सेकेंडरी ग्रुप्स होती हैं उनकी आर मोर परमिएबल। परमिएबिलिटी मतलब बाउंड्रीज को आप कितना तोड़ सकते हो, तो जैसे सेल परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने साइंस में, तो बाउंड्रीज को से निकल के बाहर जाना इज परमिएबिलिटी। तो प्राइमरी ग्रुप में लेस परमिएबिलिटी होती है, सेकेंडरी ग्रुप में परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फॉर्मल ग्रुप इज ऑब्वियसली अ ग्रुप जहां पे फंक्शंस जो होते हैं आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड कि हम यहाँ पे ये काम करने आए हैं, हम इस ग्रुप में ये रोल्स करेंगे, हम इस ग्रुप को बनाएंगे फॉर दिस पर्पस। तो एवरीथिंग जहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्टेट करी गई होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के पकड़ा दिया होता है आपको, एक रूल बुक पकड़ा के दे दिया होता है, दैट इज योर फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? जैसे फैमिली, कुछ ऐसे कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि इसको ये करना है, इसको वो करना है, ऐसे करना है, बस इनफॉर्मली बन गया है। तो इनफॉर्मल ग्रुप में सॉर्ट ऑफ कोई रूल्स नहीं होते, लॉज नहीं होते, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स एंड देयर इज नो सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। एक हायरार्की ऑब्वियसली होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और हम, बट उतना स्ट्रक्चर नहीं होता जितना फॉर्मल ग्रुप जैसे जॉब्स वगैरह में होता है कि अगर ये इश्यू आएगा तो इस इंसान को रीच आउट करो, ये इश्यू आएगा तो उसको करो, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है इन ग्रुप, उसके बाद आ जाता है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप जैसे नाम रेफर करता है अपना ग्रुप, इनसाइड का ग्रुप। तो हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा? अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती हूँ तो जो मेरा रिलीजन है मेरा इन ग्रुप है, मेरे जो कंट्री है इंडिया वो मेरा इन ग्रुप हो जाता है, मेरा जो जेंडर है मेरा इन ग्रुप है। आउट ग्रुप क्या हो जाता है? बाकी लोग, बाहर के लोग, ठीक है। तो बाहर के रिलीजन के लोग, बाहर की सिटी के लोग, बाहर की कंट्री के लोग, बाहर के जेंडर के लोग, वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे आउट ग्रुप में।
इन ग्रुप की बात करते तो हम वी बोल के बात करते हैं, वी इंडियन सिटीजन्स, और आउट ग्रुप की बात करते तो देम अमेरिकन्स, ठीक है, देम स्पेनिश पीपल वगैरह। तो वो वी और दे फीलिंग आ जाती है। वी और दे फीलिंग से क्या मतलब है, इन ग्रुप के टूवर्ड्स आप ज्यादा बायस रहते हो कि हम लोग हैं साथ में है, टुगेदर, कोहिशन, यू थिंक मोर पॉजिटिवली ऑफ पीपल जो आपके ग्रुप के होते हैं वेरी नेचुरली। एंड जो दूसरे के ग्रुप में होते हैं यू डू नॉट हैव दैट मच पॉजिटिव उसके लिए एज कम्पेयर टू जितना अपने पास होता है। तो दिस इज हाउ वी डिफर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप एज वेल। अब यहाँ पे एक स्टडी का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो ताजफेल एंड हिज कलीग्स ने किया था। तो ताजफेल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने सोशल आइडेंटिटी वगैरह पे काफी काम कर रखा है। तो उन्होंने एक स्टडी किया था द मिनिमल ग्रुप पैराडाइम एक्सपेरिमेंट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में। बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ब्रिटिश के स्कूल बॉयज को उन्हें बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि दो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, एक यहाँ पे इनके नाम दे रखे हैं, आई नो बड़े बड़े नाम हैं, तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट नाम से उनको रेफर कर लेते हैं, या फिर सेकंड नेम एक्चुअली वुड बी बेटर, कैंडेंस्की एंड क्ली, ठीक है। कैंडेंस्की एंड क्ली आपके दो आर्टिस्ट हैं, इन दोनों में से आप जिनको ज्यादा प्रेफर करते हो। उनको बोलते हैं कि दिस इज अ डिसीजन मेकिंग वाला एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं, बट ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ डिसेप्शन, द रियल एक्सपेरिमेंट वाज समथिंग एल्स। उनसे पूछते हैं इन दोनों में बेटर कौन सा है, एंड देन उसके बाद वो अपने अपने ग्रुप की आइडेंटिटी शेयर कर देते हैं, एंड देन चिल्ड्रन को बोलते हैं कि ये जो आपके पास मनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली चिल्ड्रन वर मोर लाइकली टू गिव मनी टू पीपल जो अपने ही ग्रुप में है। ग्रुप एज इन मतलब जो सेम आर्टिस्ट को चूज किया था उसमें जो थे लोग, उनको दे आर मोर लाइकली टू चूज एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स बना दिए थे कैंडेंस्की एंड क्ले के लिए। अगर इंसान ने कैंडेंस्की को चूज किया, उनको पता था कि अच्छा ये लोग हैं जो मेरे ग्रुप में जिन्होंने चूज किया है, एंड जब उनको पैसा दिया गया तो उन्होंने अपने ग्रुप में ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द अदर ग्रुप के लोग। ये आप इसलिए सोचिए बिकॉज इतना छोटी सी चीज कि आपका आर्टिस्ट कौन ज्यादा प्रेफर करते हो आप, उसमें अगर लोग अपने ग्रुप के लोगों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो इतनी बड़ी जब चीजें हो जाती है जैसे रिलीजन या फिर स्टेट या फिर नेशंस, तो जब हम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेडली हम एक इन ग्रुप बनाते हैं, तो वहां पे जब एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, जब एक्चुअल पैसा, खाना, पानी होता है, तो हम कितना इन ग्रुप में ज्यादा देते हैं और आउट ग्रुप में कितना कम देते हैं। तो इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो ये बहुत छोटे लेवल पे दिखाया है कि समथिंग एज सिंपल एंड एज फिल्मजी एज दिस क्राइटेरियन, इसमें इतना अगर आ सकता है डिफरेंस, तो असली लाइफ में जब इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज अराइज होते हैं तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप फॉर्मेशन वगैरह बात कर लिया। अब ग्रुप का इंडिविजुअल पे क्या बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दो बेसिक सिचुएशंस आपकी अराइज होती हैं, एंड दोनों सिचुएशंस आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। एक है सोशल फैसिलिटेशन और एक है सोशल लोफिंग। सोशल फैसिलिटेशन आपने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ रखा है, सोशल लोफिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। सोशल फैसिलिटेशन में बेसिकली क्या होता है, आपका बिहेवियर फैसिलिटेट हो जाता है बाकी लोगों के आने से, ठीक है। अगर मैं सिंगिंग कर रही हूँ और मैं देखती हूँ कि अरे वाह बहुत सारे लोग आए हैं, तो मेरा बिहेवियर और बेटर हो जाता है, क्योंकि मैं लोगों को देखती हूँ एंड आई गेट मोटिवेटेड कि अरे वाह इतने सारे लोग हैं, आई विल परफॉर्म अभी। तो दैट इज व्हाट सोशल फैसिलिटेशन इज। जब आपका बिहेवियर और अच्छा हो जाता है, लीड्स टू अराउजल एंड कैन मोटिवेट पीपल टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाट सोशल फैसिलिटेशन इज। आपका परफॉर्मेंस बेटर हो गया। हाउएवर सोशल लोफिंग इज जब आपका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाता है। और सोशल लोफिंग में क्या होता है, जब एक ग्रुप टास्क प्रेजेंट कर रहे होते हैं लोग, और मतलब एक ग्रुप साथ में आके टास्क कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल टग ऑफ वॉर, और जब वो खींच रहे होते हैं उसको, तो वो इंडिविजुअली एफर्ट थोड़ा कम लगाते हैं, ठीक है। जब आप टास्क ग्रुप में करते हो तो इंडिविजुअल एफर्ट का कम हो जाना इज व्हाट social loafing is about. So social loafing की definition is a reduction in individual effort when working on a collective task. That is one in which output are pooled with other people of the same मतलब ग्रुप के जो लोग होते हैं। तो यहाँ पे एक स्टडी करी गई थी लटाने से, जिन्होंने उनको बोला कि जो सारे लोग हैं वो साथ में आके हैंड्स को क्लैप करें, ठीक है। एंड जब वो हैंड्स को क्लैप कर रहे थे तो उन्होंने इंडिविजुअली भी देखा कि कितना वॉइस निकालता है एक इंसान क्लैप करते समय, एंड ग्रुप में कितना निकालता है। एंड दे नोटिस कि जब लोग ग्रुप में होते हैं तो जो क्लैप करने का वॉइस होता है, इंटेंसिटी, वो कम हो जाता है। तो हम अपना एफर्ट रिड्यूस कर देते हैं हमेशा जब हम ग्रुप के टास्क में आ जाते हैं। तो दैट इज सोशल लोफिंग। जब ग्रुप में आ रहे हैं तो अपना जो एफर्ट है इंडिविजुअल का वो कम कर देना।
दैट इज व्हाट सोशल लोफिंग इज। अब सोशल लोफिंग क्यों अकर करता है, इसके काफी एक्सप्लेनेशंस हैं, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला है इसकी ग्रुप मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट वन इज ग्रुप मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल टास्क बीइंग परफॉर्म्ड एंड देयरफॉर एक्सर्ट लेस एफर्ट। इसका मतलब है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको लगता है कि यार अब जो आउटकम आएगा वो हम सबका ही आउटकम होगा, मेरे पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो थोड़ा कम एफर्ट डाल लेते हैं। तो इसलिए दूसरा होता है कि मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है बिकॉज दे रियलाइज कि उनको इंडिविजुअली कुछ इवैल्यूएशन नहीं होने वाला है। अगर आप इंडिविजुअली इवैल्यूएट हो रहे हो तो आप ज्यादा कर रहे होते बिकॉज आपको पता होता है कि आपको इंडिविजुअली प्रेज मिलेगा। यहाँ पे सबको प्रेज मिलेगा तो मोटिवेशन कम हो जाता है। परफॉर्मेंस इज नॉट टू बी कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप। अगर आपका परफॉर्मेंस दूसरों से कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो आप और कम एफर्ट डालोगे बिकॉज कुछ कंपटीशन ही नहीं अराइज हो रहा है। देर इज एन इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स। अगर ग्रुप के लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते तब भी आपका एफर्ट रिड्यूस हो सकता है। तो तभी कोऑर्डिनेशन बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड दैट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंबर्स। अगर ग्रुप में लोगों को लगता है मेंबर्स को कि इस ग्रुप में रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देन ऑल्सो उनका एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिक रीजन है नंबर वन कि आप लेस रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, परफॉर्मेंस आपका कंपेयर नहीं किया जा रहा है बाकी ग्रुप से, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, आपको इंपॉर्टेंट ही नहीं लगता उस ग्रुप का पार्ट होना। अब इसको रिड्यूस कैसे करें, इन सब चीजों का ऑपोजिट करके। ठीक है, कि जो इंडिविजुअल है उनका एफर्ट को आइडेंटिफाइबल बनाओ, इंक्रीज करो प्रेशर टू वर्क, यहाँ पे प्रेशर डालो उनके ऊपर, कॉम्पिटिशन करो वगैरह कि आपको मतलब ज्यादा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। इंक्रीज द अपेरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द टास्क, ये जो टास्क कर रहे हो ये बहुत ही वैल्यूएबल टास्क है, उसका इंक्रीज कर दो, उसका जो इंपॉर्टेंस होता है। मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज सिमिलर टू making their individual efforts being recognized and strengthening obviously ग्रुप का कोहेसिवनेस, एक कोहेसिवनेस बनाना जिससे एक दूसरे से बेटर कोऑर्डिनेट कर पाए इंसान। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल लोफिंग को रिड्यूस करना। So this is it for social loafing. Next and the final topic is group polarization. अब group polarization क्या होता है? It has been found that groups are more likely to take extreme decisions when they are alone. And it is basically the strengthening of the group's initial position as a result of group interaction and discussion that is referred to as group polarization. अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पोलराइजेशन आपने एक वर्ड सुना होगा मीडिया में कि आजकल जो लोग हैं वो काफी पोलराइज होते जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट विंग और राइट विंग होता है वो लोगों को पोलराइज कर रहा है। इसका मतलब हो जाता है लोग या तो बहुत ही ज्यादा लेफ्ट विंग हो रहे हैं या तो बहुत ही ज्यादा राइट विंग हो रहे हैं। दैट इज व्हाट ग्रुप पोलराइजेशन इज। जो मेरा ग्रुप कह रहा है वो सही है और ग्रुप जो भी करेगा मैं उसमें एक्सट्रीम डिसीजंस लूंगी जाके। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंडिविजुअली एक ऐसा डिसीजन लेने वाली थी और कि इस इंसान को हमको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन लोगों ने एग्जाम्पल दे रखा है कि एम्प्लॉय है हु हैज बीन कॉट डूइंग अ ब्राइब या फिर अनएथिकल एक्ट, जो उसके कलीग्स होते हैं उनको डिसाइड करना चाहते हैं कि पनिशमेंट क्या दे। तो या तो वो उनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या तो डिसाइड कर सकते हैं कि टर्मिनेट कर दें जो सर्विसेज होती है वगैरह एंड इम्पोज कर दे परमिशन। वट एवर जो इनिशियल स्टैंड होता है अगर ग्रुप का, अगर ग्रुप उसी पे आके हाँ कहती है कि हाँ हाँ यही करते हैं, दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इसकी जो आपने स्टार्ट में डिसाइड किया उसी को फॉलो करे जा रहे हो एंड दिस इज वेरी हार्मफुल बिकॉज फिर आप ऑल्टरनेटिव्स अगेन यहाँ पे नहीं सोचते हो। जो ग्रुप सोचेगा आप बस वही सोचते जाते हो एंड आपका जो वैल्यू सिस्टम होता है वो रीइंफोर्स होता जाता है। एक्सट्रीम में आप डिसीजन लेना शुरू कर जाते हो एंड देन उसके साथ इससे क्या होता है एक डाइवर्सिटी ऑफ थॉट पे आपके क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो ग्रुप पोलराइजेशन इज बेसिकली यही कि आपका जो इनिशियल पोजिशन था एज अ ग्रुप आप उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हो। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान राइट विंग है तो वो राइट विंग ही सोचता रहता है और वो बस और राइट विंग होता जाता है, और अगर कोई इंसान लेफ्ट विंग है तो वो लेफ्ट विंग सोचता रहता है, लेफ्ट विंग होता जाता है। तो दैट इज पोलराइजेशन। बीच में आके आप उसको छोड़ देते हो, अपना इनिशियल आइडिया को और स्ट्रेंथन करते जाते हो। अब ग्रुप पोलराइजेशन अकर क्यों करता है, इसके 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। सबसे पहले जब इन द कंपनी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल यू आर लाइकली टू हियर न्यूअर आर्ग्यूमेंट्स फेवरिंग योर व्यू पॉइंट। आप नए नए आर्ग्यूमेंट्स सुनते हो कि अच्छा हाँ जो मेरा पॉलिटिकल पार्टी है ये तो ये करती है, कितनी अच्छी है, ऐसे ही व्यू होने चाहिए। तो जब आप न्यू पॉइंट सुनते हो देन ऑब्वियसली आपके पास नए बेटर पॉइंट्स आ जाते हैं खुद को भी वैलिडेट करने के लिए। तो एक वो होता है। सेकंड इज व्हेन यू फाइंड अदर आल्सो फेवरिंग कैपिटल पनिशमेंट यू फील दैट दिस इज वैलिडेटेड बाय द पब्लिक, दिस इज कॉल्ड बैंडवैगन। तो बेसिकली यही आ जाता है कि वैलिडेशन, जब आप देखते हो कि बाकी लोग का भी आपकी तरह ही जो सेम ओपिनियन है, then you start feeling validated about your opinion कि अच्छा हाँ सब लोग ही ऐसा सोचते हैं, तभी आप और ज्यादा पोलराइज होते जाते हो। And when you find people having similar views, you are likely to perceive them as
इन ग्रुप। और ये भी एक चीज हो जाती है, अगर आपके जो लोग हैं जो सिमिलर व्यू रहता है, जैसे कि वो आर्टिस्ट वाले एग्जाम्पल में सिमिलर आर्टिस्ट वाला हो जाता है, यू आर मोर लाइकली टू परसीव कि अच्छा हाँ ये तो मेरे जैसा ही है। तो वहां से आपका बेसिकली जो पोलराइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है एंड आप यहाँ पे शो करना शुरू कर देते हो एक सॉर्ट ऑफ कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी क्या होता है कि ग्रुप का जो बिहेवियर होता है वैसे ही बिहेव करना, इंडिविजुअल उस पर फोकस ना करना। So this is it for today. This is all for the chapter. There is nothing else to do. And अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो please do mention below in the comment section. I will make sure that I go through it and I solve those doubts for you. Thank you so much for watching. Please do like this video. इससे हमें समझ में आता है कि you are understanding the concepts that have been taught over here. And please do also subscribe to the channel and help us grow. Thank you so much and see you the next time.